अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, अमेरिका ईरान जंग दिन ब दिन इतनी पेचीदा होती जा रही है कि समझ में नहीं आता कि अब ये जंग अगर रुकेगी तो किस बात पर रुकेगी, क्या जवाब पेश किया जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ की लड़ाई जो है वो काफ़ी ख़तरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। और ईरान तवक्कुआत से बढ़कर जिस तरह से एक के बाद एक सरप्राइज़ देता जा रहा है, इन सरप्राइजेस की एक सीरीज़ है जो कि सामने आ रही है और समझ में नहीं आता कि ईरान के पास इतनी ताकत आखिर आई कहाँ से, और अभी और कितनी ताकत उसके पास मौजूद है और क्या कुछ वो साबित करेगा इस जंग में। क्योंकि अमेरिका का जहां तक सवाल है या इसराइल का सवाल है, तो अमेरिका की ताकत में कोई शक नहीं कि वो एक बड़ा मुल्क है, बड़ा पैसा है उसके पास, बड़ी टेक्नोलॉजी है, अपने हथियार खुद बनाता है, यहाँ तक कि दुनिया उससे हथियार खरीदती है। और टेक्नोलॉजी में ईरान का और अमेरिका का शायद कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और इसराइल भी काफ़ी तगड़ा है अमेरिका के हथियारों के बल पे। लेकिन यहाँ पे नाजरीन, ईरान की तरफ से जो कुछ समझ में आ रहा था वो था सिर्फ और सिर्फ उसका मिसाइल सिस्टम। लेकिन मिसाइल सिस्टम इतना गहराई में जाएगा और फिर मिसाइल सिस्टम के अलावा बाकी मामलात में भी ईरान इतना सरप्राइज करेगा, दुनिया को इतना चौंका देगा, ये बिल्कुल भी किसी ने सोचा नहीं था। और ना ही ये हजम करना और इस पर यकीन करना आसान है। जो वाक़या आखिर में हुआ है नाजरीन, उससे तो अब यूरोप के वो ममालिक जो इस जंग में मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा, मैं आ रहा, ये जो गर्दान वो पढ़ रहे थे, अब उसके बाद शायद ही कोई यूरोपीय मुल्क बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इस जंग में शामिल ना हो। अगरचे अमेरिका को बहुत से ममालिक ने यह कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका खुद क्यों नहीं खोल पा रहा उसे, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ हम शुरू करेंगे नाजरीन ये कहानी साइप्रस से, क्योंकि साइप्रस वो जगह है कि जो इसराइल के भी सैकड़ों किलोमीटर उस पार है। और उसके बाद फिर यूरोप ज़्यादा दूर नहीं रह जाता। लेकिन ये ख्याल किया गया इस जंग से पहले कि शायद ईरान के पास जितने को मिसाइल हैं, जितने को ड्रोन तैयारे हैं, जो कुछ है, वो इर्द गिर्द के ममालिक ज़्यादा से ज़्यादा इसराइल तक पहुंच सकेंगे, उसके मिसाइल या उसके ड्रोन तैयारे और उसकी बाकी जो हथियार है। लेकिन साइप्रस के अंदर जब हमले ईरान ने किए और बरतानिया को अपनी फौज भेजनी पड़ी, तुर्की को अपने F-16 तैयारे उस साइप्रस के हिस्से में भेजने पड़े जो कि उसके कंट्रोल में है, तो ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ और लगने लगा कि 2000 नहीं साहब 2500 किलोमीटर की रेंज ईरान के पास मौजूद है। ले उसके बाद नाजरीन, हम एयर डिफेंस सिस्टम्स की अगर बात करते हैं तो ये समझा गया कि ये बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम हैं और इसमें कोई शक नहीं है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर थर्ड मिसाइल सिस्टम हो, ये सभी काफ़ी बेहतरीन हैं। और इसराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे वो डेविड स्लिंग हो, चाहे वो एरो मिसाइल सिस्टम हो, सब के सब कोई कम दर्जे के या कम टेक्नोलॉजी के नहीं गिने जाते। लेकिन इसके बावजूद ईरान से ये तवक्को की गई कि साहब इनको तो वो छू भी नहीं सकता और इनके होते हुए ईरान के कोई मिसाइल या फिर उसके जो ड्रोन हैं वो उस तरह से कारकर्दगी नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन फिर खबरें आई कि कुवैत में और मुख्तलिफ जगहों पर अमेरिका के थर्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स को ईरान ने निशाना बनाया। अब कैसे बनाया, किस हथियार से बनाया, क्या स्ट्रेटजी थी, ये डिटेल अपनी जगह आगे चलती जाएंगी और आप मीडिया में बहुत कुछ इस हवाले से सुन चुके होंगे। लेकिन इसने शॉक किया उन तमाम तर मुल्कों को, क्योंकि जो अमेरिका के अहम तरीन इत्तेहादी हैं वो ममालिक इन मिसाइल सिस्टम को न सिर्फ खरीद चुके हैं बल्कि अपने ममालिक को महफूज तस्वुर करते हैं। चीन की निस्बत, रूस की निस्बत, चाहे यूरोपीय ममालिक हैं, चाहे जापान और कोरिया है, वो भी चीन से ख़ुद को महफूज तस्वुर करता है कि जनाब थर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, हमें तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे नाजरीन ये अंदाज़ा भी गलत साबित हुआ और एक कशमकश, एक बेचैनी इन मुल्कों में भी पैदा हुई कि जब साउथ कोरिया से जो उन्हें पहले से दिया गया एयर डिफेंस सिस्टम था थर्ड, उसे मंगवाया गया क्योंकि यहाँ पर कमी पड़ रही थी और फिर उसके इंटरसेप्टर मिसाइल भी जो है वो भी शॉर्ट हुए।
तो यहाँ इन मुल्कों ने ये सोच रखा था कि ईरान के पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर ईरान, जिस पर इतनी पाबंदियां थी, जिसके हम कह रहे थे कि पल्ले ही कुछ नहीं है, अगर वो इन एयर डिफेंस सिस्टम को जो है नुकसान पहुंचा सकता है, इन्हें काम करने से रोक सकता है, तो फिर चीन और रूस की साहब क्या ही बात करें हम। तो यहाँ पे अब तीसरी जो बात है नाजरीन, वो नज़र आई F-15 स्ट्राइक ईगल की सूरत में। ये अमेरिका का वो तैयारा है जिसके मुतालिक कहा जाता है कि इसने 100 से ऊपर शिकार किए हैं आज तक, लेकिन कभी ये खुद शिकार नहीं बना। लेकिन फिर ईरान क्लेम करता है और दावा करता है कि उसने कुवैत में 2 या 3 जो F-15 स्ट्राइक ईगल हैं उन पर हमला किया है और उन्हें नुकसान पहुंचाया या उन्हें तबाह किया वगैरह वगैरह। अमेरिका कहता है कि नहीं, ये गलत है, ये तो फ्रेंडली फायर में जो है क्रैश हुए ये तैयारे, ईरान ने नहीं किया। लोगों ने कहा चले ठीक है, मुतजाद बयानात और मुतजाद जो दावे हैं वो जंग में आते रहते हैं, शायद ईरान गलत कह रहा होगा और अमेरिका सही कह रहा होगा। लेकिन उसके कुछ दिन बाद एक और दिलचस्प खबर आती है कि F-35 तैयारे पर ही हमला हो गया। अब F-35 तैयारा जो कि 400-500 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए दुनिया लाइन में लगकर अमेरिका से ये तैयारे खरीदती है 5th जनरेशन के, और अमेरिका ये दावा करता है कि ये तैयारे जो हैं इसको कोई भी गिरा नहीं सकता, देख ही नहीं सकता, तो इन पर हमला कैसे करेगा। लेकिन फिर उस पर हमले की बात और दावा ईरान की तरफ से भी आता है और ये कहा जाता है कि एक F-35 जो है वो इमरजेंसी लैंड करता है किसी और जगह पर, किसी और एयरबेस पर, और ये हमला उस पर हुआ होता है। उसे कितना नुकसान पहुंचता है, कितना नहीं, वो तबाह होता है या नहीं होता। लेकिन यहाँ सवाल है उन वर्बा मिसाइलों का जो कि रूस के साथ कहा जा रहा था कि अभी अभी सौदा हुआ है, और ये भी कहा गया कि 2026 से 2030 तक ये मिसाइल जो हैं डिलीवर होंगे। ये कंधे पर रखकर चलने वाले मिसाइल हैं, जैसे कि किसी ज़माने में आपने स्टिंगर मिसाइलों को देखा होगा अफगानिस्तान में, उसी तरह के। तो क्या ये जो कटिंग एज मिसाइल हैं इनका इस्तेमाल अब ईरान बड़े पैमाने पर कर रहा है, क्योंकि कहा जा रहा था कि तकरीबन 2500 या 2000 के करीब इन मिसाइलों का सौदा हुआ था। नाज़रीन, उसके बाद जब F-16 का दावा करता है ईरान, तो वो कहता है जी इसराइली F-16 को हमने मार गिराया है, और इसराइल कहता है कि बाल बाल बच गया है। खैर, अगर इसराइल इसे ना भी माने तब भी अगर F-35 को निशाना बनाया जा सकता है, अगर फ्रेंडली फायर में F-15 जो है वो क्रैश हो सकते हैं, तो फिर F-16 तो उनसे नीचे की मशीन है। लेकिन सवाल ये है कि ये तैयारे माने जाने हुए दुनिया के तबाहकुन और तगड़े तैयारे हैं, इन पर हमला करना, इन्हें तबाह करना, ईरान के पास ये सलाहियत कहाँ से आ रही है? जाहिर है अगर आप इन्हें तबाह नहीं भी करते, अगर आप इन पर हमला ही खाली करते हैं, तो आप इन्हें अपने अहदाफ तक पहुँचने से रोक सकते हैं। यानी वो तैयारे आपके हमले के डर से अब उस तरह से खुलेआम ईरान के आसमान पर क्या अपनी जो एक पकड़ है, जो गिरफ्त है, वो रख सकेंगे। जाहिर है अगर आप F-35 को निशाना बना रहे हैं तो F-15 और F-16 क्या करेंगे वहाँ पे? तो यहाँ पे नाजरीन ये भी एक हैरानगी वाली और चौंका देने वाली बात ईरान की तरफ से आई, और कहीं ना कहीं वो जो रूस साथ खड़ा है और साथ है, वो बात अब खुलकर बिल्कुल चिट्टी नंगी सामने आ गई है, क्योंकि इसमें अब शक नहीं रहा। ईरान के पास तो ये सब कुछ था ही नहीं, ये तो एक क्लियर और वाज़ेह सबूत है। लेकिन शायद रूस अपने बदले कहीं ईरान में पूरे तो नहीं कर रहा, ये भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि रूस को कोई डर नहीं, अगर कोई ऐसा सोचता है तो सोचता रहे, लेकिन बात तो तब है जब आप रूस का कुछ बिगाड़ें। यहाँ पे नाजरीन अब सबसे अहम बात, सबसे चौंका देने वाली बात है अमरीकी जजीरे डियागो गार्सिया पर हमला। ये हमला अगरचे अमेरिका और यूके ये कह रहे हैं कि साहब कुछ नहीं हुआ, वहां पर हमने संभाल लिया और कोई मिसाइल वहां तक पहुंचा नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब एक 4000 किलोमीटर या 3500 किलोमीटर दूर एक जजीरे पर ईरान मिसाइल फायर करता है, तो दुनिया ये हैरान है कि 2000 किलोमीटर की ईरान ने आज तक दुनिया को अपनी रेंज बताई थी। ज्यादा से ज्यादा 2500 किलोमीटर की रेंज जो थी वो दुनिया पर वाज़ेह थी, लेकिन अब 3500-4000 किलोमीटर तक का मिसाइल ईरान कहां से निकाल लाया? वहां पर हमला कामयाब हुआ, नहीं हुआ, कितनी तबाही हुई, कितनी नहीं हुई, ये सवाल तो बाद में देखेंगे,
4000 किलोमीटर की रेंज कहां से आई? और अगर ये रेंज है तो फिर यूरोपीय मुल्कों और उनके अहम शहरों का क्या बनेगा? यूके के शहरों का, फ्रांस के शहरों का, जर्मनी के शहरों का, इटली और यूनान के शहरों का, इनका क्या बनेगा? ये अब एक वो जो यूरोपीय मुल्कों का यानी नेटो अफवाज का इस जंग में कूदने की बातें हो रही थी, अब उसके अंदर ये सवाल घुस गया है और हर एक जुबान पे है कि आखिर इसकी असली रेंज क्या है ईरान की। क्योंकि ईरान ने इसके बाद एक चौंका देने वाला बयान भी दे दिया। ईरान ने कहा कि साहब, हमारे मिसाइलों की रेंज जो है वो आपकी सोच से भी ज्यादा है। अब सोच से ज्यादा का क्या मतलब होता है ये तो ईरान को ही पता होगा, क्योंकि सोच 2000 थी तो आपने 2500-3000 का हमला किया। सोच 2500-3000 पे खड़ी हुई तो आपने 3500-4000 किलोमीटर दूर के जजीरे को ही निशाना बना लिया। तो अब आप कह रहे हैं कि इस सोच से भी ऊपर की रेंज है, तो क्या है आपके पास? क्या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं? क्या फिर इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं? आखिर क्या कुछ है ईरान के पास? मुख्तलिफ किस्म के अंदाजे अब लगना शुरू हो गए हैं कि अगर है तो कहां से आए ये मिसाइल और इतनी बड़ी तादाद में बने कैसे? अभी हाल ही में रूसी सदर पुतिन का बयान आया और उन्होंने कहा कि मॉस्को ईरान का एक वफादार साथी है और उसके साथ खड़ा रहेगा। जाहिर है रूसी सदर इस वक्त जो है नोट छाप रहे हैं, साहब अबनाए हुर्मुज़ बंद हो चुकी और वहां पर जो तेल का सारा मामला है, अमेरिका ने पाबंदियां उठाकर फिर से रूस से खरीदने की इजाजत भी दे रखी है। यहां पे ये चीज सामने आ रही है नाजरीन कि अगर अमेरिका बार बार ये दावा भी कर रहा है कि वो जीत चुका है और अब ये भी कह रहा है कि वो इससे भी बड़ा हमला करेगा जो कि उसने ईरान पर पहले कभी नहीं किया था, और ये भी कह रहा है कि खार्ग जजीरे के ऊपर वो अपना कब्जा करेगा या वहां पर कंट्रोल हासिल करेगा, जो कि ईरान की माशी शहरग है, वहां से उसके सारी तेल की सप्लाई 90% होती है। बहुत सी जगहों पर अमेरिका ने हमला भी किया, बहुत सी जगहों पर उसने जो है उसकी फौजी तनसीबात को तबाह भी किया, ईरानी नेवी को भी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका ने ईरान के अंदर जो फौजी अहदाफ हैं उन्हें ठीक ठीक सही तरीके से निशाना भी बनाया, उनकी वीडियोस भी जारी की। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन अगर ईरान हार चुका या हार रहा है तो फिर इन मुल्कों से मदद मांगने का क्या मतलब? फिर अबनाए हुर्मुज़ अभी तक बंद क्यों है? क्यों इसे खोलने के लिए बाकी मुल्कों की मदद दरकार है? क्यों आपको जो है 82nd जो एयरबोर्न डिवीजन है उसे भी भेजना पड़ रहा है, जिसमें 3-4 हज़ार फौजी जो हैं वो आ रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं नाजरीन ईरान तवक्कुआत से बढ़कर वो चीज़ें रखता था, वो हथियार रखता था जो कि शायद वो इससे पहले मंजरेआम पर नहीं लाया था। और अब ये इम्कानात वाज़े हो गए हैं कि आगे चलकर ईरान बहुत सी चीज़ों को आश्कार करने वाला है। बहुत सी ताकत ऐसी है जो ईरान के पास अभी भी खुफिया होगी। ये अंदाज़ा है, ये कोई क्लेम नहीं है, ये कोई दावा नहीं है, लेकिन एक प्रेडिक्शन है कि अगर एक के बाद एक 20-22 दिन में इतने सारे सरप्राइजेज आ रहे हैं जो कि तवक्को नहीं थी ईरान से, जिसके पास जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई ही नहीं थी, तो क्या पता कल को अब लॉन्ग रेंज का कोई 5000 किलोमीटर का या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल यानी बैनुल बरियासमी मिसाइल जो है वो भी सामने आ जाए। तो ऐसी सूरत में ये जंग फिर कहां खड़ी होगी? क्योंकि नाजरीन बहुत से मुमालिक बज़ाहिर तो ईरान को कंडेम कर रहे हैं, ईरान के इन हमलों की मजम्मत कर रहे हैं, और अरब मुमालिक तो खामोशी ही इख्तियार किए हुए हैं, मजम्मतें कर रहे हैं, लेकिन इस जंग में बराह रास्त शरीक नहीं हो रहे, अगरचे उन पर दबाव भी है। और यूरोपीय मुमालिक भी हाँ ना में उलझे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे नाजरीन अब अगर ईरान इस जंग से निकलता है और बगैर कुछ गवाए निकल जाता है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसका बहुत सारा तबाह हुआ है, उसकी फौजी तनसीबात भी तबाह हुई हैं, लेकिन वहाँ अभी भी एक 5-6 लाख 7 लाख एक मुसल्ला फौज मौजूद है जिसके पास टैंक हैं, तोपें हैं, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, बहुत कुछ है उसके पास। तो अगर वो अंदर ही है तो फिर तो ना रिजीम चेंज हुई और ना ईरान जो है वो मुती और फर्माबरदार बना, और ना ही उसकी कोई पॉलिसी इसराइल को या अमेरिका को लेकर बदली। तो फिर ऐसी सूरत में इस जंग की जीत का फैसला क्या किया जाएगा? अगरचे ईरान की टॉप लीडरशिप को अमेरिका ने टारगेट बनाया और बड़े बड़े लोगों को वहां पर, जो कि आयतुल्लाह अली खामनाई से लेकर नीचे और भी फौज के अहम ओहदेदार थे,
उन्हें भी शहीद किया गया। तो यहाँ पे नाजरीन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीन और रूस अपने कार्ड्स को ईरान में खेल रहे हैं, क्योंकि ईरान के पास जो कुछ निकल रहा है, जो दिखाई दे रहा है, इसकी तवक्को या कैपेसिटी ईरान के पास नहीं थी। बहरहाल हमारी ये ख्वाहिश है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इस पूरे रीजन के अंदर अमन कायम हो, जंग ख़त्म हो और बातचीत के ज़रिए, पुरअमन तरीके से, मोहब्बत के ज़रिए और इंसाफ के ज़रिए ये मसला हल हो, इस जंग का इख्तिताम हो, क्योंकि इससे पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। आबनाए हुर्मत से एक तरफ जहां ये देखा जा रहा है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को नुकसान पहुंच रहा है, तो ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि बहुत से गरीब मुल्क भी इसी आबनाए हुर्मत से तेल लेकर जाते हैं और उनकी कमज़ोर मईशतों में इतनी सकत नहीं है कि वो तेल की कीमतें हर रोज़ 50-50, 100-100 रुपए फ़ी लीटर बढ़ाते जाएं अपने मुल्कों में। इस तरह वहाँ पर रोज़ी रोटी कमाना ही मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो गरीब मुल्क जिनकी पसली नहीं है इस नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए, बड़ी ताकतों की लड़ाई में हमेशा वो पिसते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अमन कायम हो। आप इस हवाले से नाजरीन क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदो नवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।